हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3.2 के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग 3.1 तक एक्सरसाइज जो है उसके सॉल्यूशन पे बात कर चुके हैं। अब 3.2 के इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है वो समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन पता है ना क्या होता है? कुछ लोग को तो पता होगा फंक्शन क्या आता है। अगर f(x) = 2x लेते हैं, फंक्शन वही ना जिसमें हम लोग कुछ डालते हैं और हम लोग को कुछ मिलता है, लेकिन इनपुट करते हैं आउटपुट मिलता है, इनपुट करते हैं आउटपुट मिलता है। अगर यहाँ पर x के जगह पर अगर हम 2 डालते हैं, अगर x के जगह पर 2 डालते हैं, यानी कि f(2) पूछे तो 2 × 2 इट मीन 4। अगर x के जगह पे हम लोग 3 डाल दें तो 2 × x के जगह पे 3, 3 × 2 = 6। कुछ ऐसा ही तो होता है फंक्शन ना, यही तो होता है फंक्शन कि कुछ डालते हैं हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है। x का अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे, फंक्शन का अलग अलग हम लोग को वैल्यू मिलता जाएगा। हम लोग यहाँ इनपुट करेंगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट करेंगे आउटपुट मिलेगा, यही तो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे फंक्शन क्या होता है और बहुत लोग जानते भी होंगे। बात करते ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कुछ नहीं है, वही जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं ना, उसी को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहा गया है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहा गया है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस जो फंक्शन है इसको लेकर के चलने वाले हैं। बाकी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि tan x आखिर होता क्या है, sin x और cos x का रेशियो ही तो होता है। cot x क्या होता है, cos x और sin x का रेशियो होता है। sec x क्या, रेसिप्रोकल ऑफ cos x, cos x का रेसिप्रोकल होता है ना। sec x = 1/cos x, cosec x क्या होता है, 1/sin x। इस सब हम लोग जो इंट्रोडक्शन वीडियो था मेरा पहला वाला इसी सीरीज़ का, तो उसमें हम ये सब बात कर चुके हैं। तो हम लोग इसको इन दोनों को लेके चलेंगे, बाकी सब समझ जाएंगे आप लोग आराम से। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। यूनिट सर्कल मीन क्या, जिसका रेडियस का लेंथ क्या होता है, 1 होता है ना। यूनिट सर्कल यही तो होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट का होता है। ठीक है, जिसका रेडियस 1 यूनिट का होता है। इसी सर्कल पे अगर एक बिंदु, एक पॉइंट लेते हैं हम P, ठीक है, और इस P को अगर सेंटर से मिलाएं तो क्या दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर उस एंगल को माने x रेडियन एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर इस एंगल x फॉर्म हो रहा है, तब जानते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग। तब इस कंडीशन में इस बिंदु का, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं क्या लिखते हैं। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा, जो यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, और sin थीटा। ठीक है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। अब देखिए बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, cos थीटा sin थीटा। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहे कि आखिर ये cos थीटा क्या है, sin थीटा क्या है, तो देखिए बताते हैं। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 1 यूनिट को मिटा करके हम उसको 1 लिखने से काम चल जाएगा ना। 1 मतलब समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे Q, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये cos थीटा है क्या है cos थीटा। cos थीटा क्या है मेरा, cos थीटा यही तो है मेरा cos थीटा ना, बेस है cos थीटा। इस जो POQ एंगल है, और ये ट्रायंगल जो POQ जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसका बेस ही तो है cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है वही तो है sin थीटा। तभी तो हम इस बिंदु का कोऑर्डिनेट cos थीटा और sin थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर फिर भी और अच्छे से समझना है कि नहीं sin थीटा और cos थीटा ही क्यों, कोई और हम क्यों नहीं लिए, तो देखिए कोई और क्यों नहीं लिए, कोई और फंक्शन क्यों नहीं लिए, sin थीटा और cos थीटा ही क्यों लिए। मान के चलिए इस OQ को हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, OQ का लेंथ A, PQ का लेंथ B मान सकते हैं ना इतना। इसको भूल जाइए, P का कोऑर्डिनेट cos थीटा और sin थीटा है। ठीक, तब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, तब इस P बिंदु का कोऑर्डिनेट ये नहीं लिख सकते A x एक्सिस के डायरेक्शन में A यूनिट, y एक्सिस के डायरेक्शन में B यूनिट, AB कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे cos थीटा निकालें, cos थीटा = क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस B/h, बेस बाय हाइपोटेनियस B/h। यहाँ पे बेस मेरा क्या काम कर रहा है, इन ट्रायंगल POQ बात कर रहे हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा हम फाइंड करें तो B/h, B मेरा A है, और हाइपोटेनियस इसी
सर्कल का मेरा रेडियस है जो कि 1 यूनिट का है, क्योंकि मेरा जो सर्कल है यूनिट सर्कल है ना, मेरा जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, तो a/1, इसलिए इसका रेडियस भी मेरा 1 ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस 1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं। ठीक 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 ठीक, एक ही हो गया। अगर 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 हम लोग साइन थीटा निकाले, वहां पे साइन थीटा फाइंड करते हैं, साइन थीटा p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये सब पता होना चाहिए, 10 क्लास में बहुत पढ़े हैं ये सब हम लोग। p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, p/h परपेंडिकुलर तो मेरा ये है ना इस ट्रायंगल में b थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होता है उसी को तो बोलते हैं परपेंडिकुलर ना। तो p/h होगा, p मेरा b है, b यूनिट का है और हाइपोटेनियस तो वही 1 ही है, यानी कि मेरा क्या निकला, साइन थीटा इज इक्वल टू b। वही तो लिखे हैं, a मेरा cos थीटा के बराबर है, b मेरा साइन थीटा के बराबर है, वही तो लिखे हैं जी, लिखे हैं कि नहीं, समझ गए। इसको मिटा रहे हैं तो आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहे अभी हम। हाँ तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि अब देखिए तो इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, देखिए ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट कवर किया है, क्यों, ये यूनिट सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट कवर किया है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ कवर किया है क्या, नहीं कवर किया है ना, तो इसको 1 और 0, ठीक। इसी तरह से b का क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ नहीं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 1। इस सी पॉइंट का क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस तरफ -1 लिखेंगे, -1 ध्यान रहे, -1 और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं ना, यहीं पे तो बैठा है, कहाँ कुछ कवर किया है। यहाँ पर देखिए डी पॉइंट का तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो कुछ भी कवर नहीं किया है, लेकिन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कवर किया है, लेकिन क्या, तो -1 ही यूनिट कवर किया है, लेकिन चूंकि नीचे है तो डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं ना, नीचे अगर वाई एक्सिस का अगर मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, हो सके तो वीडियो का क्वालिटी आप 480p में कर लीजिए तो क्लियर व्यू रहेगा, तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। अगर इस P पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ A पर ले आए, अगर ये जो पॉइंट है अगर यहाँ पे A पे आ जाता है, तब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में क्या होगा, बता पाइएगा। अगर ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अगर ये P पॉइंट यहाँ आ जाता है ना, P पॉइंट के यहाँ आने का मतलब क्या, ये जो एंगल यहाँ पे एक्स एक्सिस है कम 0 हो जाएगा ना 0 डिग्री हो जाएगा, तब यहाँ पे 0 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, लिखेंगे कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक। अरे देखिए ना, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, अगर यहाँ आ जाता है तो एंगल 0 नहीं हो जाएगा क्या, cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर यही P पॉइंट यहाँ पे उठ के आ जाए, तब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट और हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये एंगल यहाँ ना, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ तक हो जाएगा, और यहाँ तक एंगल क्या 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है मेरा, एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, यहाँ से यहाँ आते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है, जिसको कि हम लोग रेडियन में लिखें तो π/2 लिखते हैं। अगर यहाँ से यहाँ आए तो 180 डिग्री, जिसको कि हम लोग रेडियन में पाई रेडियन लिखते हैं। अगर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो क्या होता है 270 डिग्री ना, इसको हम लोग रेडियन में 3π/2 लिखते हैं। और अगर इसको यहाँ ले आए तो एक चक्कर पूरा यानी कि 360 डिग्री कवर किया, 360 डिग्री मीन 2π रेडियन कवर किया ना, 2π रेडियन, ये सब तो पता है ना, तो वही तो है। अगर ये पॉइंट मेरा यहाँ आ जाता है तब एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री, इट मीन π/2। तो हम इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं cos π/2, ध्यान से समझिएगा, sin π/2 इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर से यही वाला P पॉइंट घूम करके यहाँ आ जाता है
तो एंगल कितना कवर करेगा, 180 डिग्री ना, 180 डिग्री कवर किया ना एंगल। तब इस बिंदु का पॉइंट हम और क्या लिख सकते हैं, इस बिंदु का कॉस पाई साइन पाई, सही है, लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है। और अगर ये पॉइंट घूम करके फिर से वापस से यहाँ घूम रहा है केवल पॉइंट ना, इसको घूमना का काम ही है। ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तब इस बिंदु का क्या लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट वापस से देखिए ना, 270 डिग्री कवर करेगा ना। फिर 270 डिग्री कवर किया, इट मीन की cos 3π/2, रेडियन में 270 डिग्री को ये लिखते हैं sin 3π/2। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर वापस से फिर ये पॉइंट घूम करके यहाँ पे आ जाता है, इट मीन कि एक चक्कर कवर कर लेता है, तो यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन 2π रेडियन जी। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cos 2π रेडियन और sin 2π रेडियन, सिंपल। ठीक है। अब देखिए किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट तो कोई एक ही होगा ना, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो कोई एक ही होगा ना, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 ठो 2 ठो 3 आ गया, यहाँ पे भी 2-2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2-2 कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी 2-2 कोऑर्डिनेट। इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है ना, इससे हम लोग को क्या समझना है कि ये जो cos 0 डिग्री है ये cos 2π डिग्री है ना, x कोऑर्डिनेट cos 2π डिग्री cos 0 डिग्री इस 1 के बराबर है, यानी कि cos 0 डिग्री इस 1 के बराबर है और sin 0 डिग्री इस 0 के बराबर है। इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर और इसके भी y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1। इसी तरह से sin 0 डिग्री मेरा 0, 10th में पढ़े होंगे, पता चला क्यों होता है sin 0 डिग्री 0। अब पता चला cos 0 डिग्री 1 क्यों होता है। अब देखिए इसी तरह से cos π/2 मेरा 0 के बराबर, sin π/2 1 के बराबर, cos π/2 0, sin π/2 1, sin π 0 के बराबर, y कोऑर्डिनेट cos π 1 के -1 के बराबर, -1 के बराबर जी। ठीक है। sin 3π/2 sin 3π/2 -1 y कोऑर्डिनेट cos 3π/2 sin 3π/2 cos 3π/2 0 के बराबर। ठीक है। sin 2π sin 2π 0 के बराबर, y कोऑर्डिनेट cos 2π 1 के बराबर, समझे। अब देखिए पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा सा क्या मिटा रहे हैं, यहाँ देखिए एक चक्कर कवर किया, यही पॉइंट ना, यहाँ पे घूमते एक चक्कर कवर किया। क्या 360 डिग्री पे आके कोई एंगल खत्म हो जाता है? नहीं ना, वो चाहे तो और चक्कर लगा सकता है। इनफाइनाइट डिग्री जो होता है, एंगल जो होता है, कोई 90 डिग्री 360 डिग्री पर खत्म तो नहीं होता है, वो तो इनफाइनाइट चलते रहता है। 360 445,000 लाख अरब डिग्री रेडियन जो बोलिए, ये सब हम लोग होता है ना कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चक्कर लगाते रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये वाला पॉइंट जो ये वाला एक चक्कर लगा करके यहाँ पे पहुंचा था, तब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ये लिखे थे। ठीक है, लिखे थे। अब अगर फिर से ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट घूम करके इस पी पॉइंट पे वापस से पहुंच जाता है, इस पी पॉइंट पे वापस पे पहुंच जाते, तो कितना डिग्री एंगल कवर किया, यहाँ से यहाँ तक में 2π। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो एक और x एंगल और कवर किया, यानी कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos, एक तो 2π एंगल यहाँ तक कवर किया था और यहाँ तक पहुंचा तो एक x और, यानी कि 2π तो पहले कवर किया, वापस फिर से बाद में x, यानी कि 2π + x, cos 2π + x और sin का भी वही 2π + x। ठीक है, बोले हैं थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि छोटे से फोटो में बहुत कुछ समझना है। यानी कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos 2π + x भी हो सकता है, sin 2π + x भी हो सकता है कि नहीं। इसको मिटा रहे, cos 2π sin 2π यहाँ पे लिख देते हैं, cos 2π
साइन 2 पाई। इस सब का वैल्यू रटने का जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है। अगर भूल गए तो जल्दी से इसको माइंड में ही ड्रॉ कीजिएगा, फटाक से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। रटने का जरूरत नहीं है। तो साइन कॉस 2 पाई हम क्या देखे थे 1 और साइन 2 पाई क्या देखे थे 0, ठीक है। ठीक है, क्या बोले हम, अगर ये वापस से पॉइंट ये एक चक्कर लगाया फिर से यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि पहले 2 पाई रेडियन कवर किया, फिर इसके बाद x डिग्री एंगल या फिर x रेडियन एंगल और कवर किया, तो हम यहाँ पे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए 2 पाई प्लस x, cos 2 पाई प्लस x और sin 2 पाई प्लस x। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। cos 2 पाई प्लस x ना, अच्छा ये cos 2 पाई प्लस, यानी कि ये जो x कोऑर्डिनेट है cos 2 पाई प्लस x, इस cos x के बराबर है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक ही होता है, अगर एक से अधिक हो रहा है तो उसका सारा x कोऑर्डिनेट बराबर और सारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बराबर होगा। तो cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं। एक मिनट गाइस, एक मिनट ठीक है, कॉल आ गया किसी का। यानी कि cos 2 पाई x इज इक्वल टू cos x हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। cos 2 पाई x इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं। उसी तरह से sin 2 पाई x इज इक्वल टू sin x भी तो लिख सकते हैं। sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x। हम जिस वैल्यू पे पहुंचने के लिए पहुंचना चाह रहे हैं ये सब उसका भी साड़ी है, उस वैल्यू पे पहुंचे नहीं है, ठीक है, जहां पहुंचना है अभी पहुंचे नहीं है हम लोग, तो इसको ध्यान से देखिएगा। sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x लिख सकते हैं, ठीक। cos 2 पाई x इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या वही बताएं कि एंगल रुकता नहीं है 360 डिग्री पे, यहाँ पे पॉइंट भी रुकेगा नहीं। अगर मान के चलिए ये पॉइंट वापस से अगर एक और चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचता है, एक चक्कर में 2 पाई, दूसरा चक्कर में 4 पाई लगाएगा ना, तो 4 पाई लगाया और फिर से यहाँ पे पहुंचा, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग और ये भी तो लिख सकते हैं cos 4 पाई प्लस x और sin 4 पाई प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं। एक चक्कर लगाया था तो 2 पाई, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंचा था तो 2 पाई प्लस x, 2 चक्कर लगाया तो 4 पाई और यहाँ तक पहुंचा, 2 चक्कर लगाया तो 4 पाई और यहाँ तक पहुंचा तो 4 पाई प्लस x, क्या 3 चक्कर लगाएगा तो 6 पाई, फिर यहाँ तक पहुंचेगा तो 6 पाई प्लस x। यानी कि cos 4 पाई प्लस x, ये भी तो मेरा cos x के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। उसी तरह से तीसरा चक्कर लगा के x तक पहुंचेगा तो cos 3 2 जा 6 पाई, जितना चक्कर उसको 2 से गुना कर दीजिए ना, उतना पता चल जाएगा कितना रेडियन कवर किया। 3 चक्कर लगाया, 3 दूनी यानी कि 3 2 जा 6 पाई प्लस x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos x, ठीक है। इसी तरह से ये चक्कर लगाते जाएगा 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई 16 पाई 18 पाई 20 पाई, चलते जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना जी, cos, ध्यान से देखिएगा, n पाई प्लस x इज इक्वल टू सॉरी 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं, जहां पे वेयर मेरा n, समझ रहे हैं ध्यान से, एक मिनट थोड़ा वेट, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, ठीक है। जब हम लोग क्लास 11 का एक सेट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें समझेंगे क्या होता है, ये इसके बारे में अच्छे से पढ़ें। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, BELONG, बस ध्यान में रखिए, बिलोंग्स टू कहने का मतलब क्या, n डिनोट करता है z को, z क्या होता है, इंटीजर को हम लोग, इंटीजर को सिंबल, इंटीजर का जो सिंबल होता है वही z ही होता है ना, तो वही है INTEZ, इंटीजर का सिंबल है ये, सिंबॉलिकली z से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो cos 2n पाई इज इक्वल टू, देखिए अब n जो है इंटीजर है, n के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट के 0 पुट करते हैं तो cos x हो जाएगा, cos x तो cos x के बराबर। 1 पुट कीजिए तो 1 पुट करेंगे तो cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x। 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो 2 जा 4 पाई, यानी कि cos 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी कि cos 6 पाई
प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो रहा है ना, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो बस। इसी तरह से साइन एक्स के साथ भी होता है, ठीक है, इसी तरह से साइन एक्स के साथ भी होगा। अगर साइन हम लोग और चक्कर लगाएगा तो 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लोग को दे देगा साइन एक्स, ठीक है। इस तरह चलते एक बार ऐसा आएगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से जहाँ पे इसको तो नोट कर लीजिएगा एकदम, सॉरी इसको ना, जहाँ पे ये, इसी तरह इसका भी वेयर करके लिख लीजिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n इंटीजर को डिनोट करता है, बिलोंग करता है, ठीक है, इसको नोट करिए। इतना के लिए बस, ये जो 2 डब्बा के लिए हमको इतना सारा उतल फुतल ऊपर नीचे करना पड़ा ना, बस इस 2 डब्बा के लिए, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या समझ में आया कि साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल ये इंटीजर है ना n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स के बराबर होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा कि हर एवरी 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने लगता है ना, 2 पाई हुआ x तो वही cos x, हर 2 पाई, एवरी 2 पाई के बाद वैल्यू विल बी रिपीटेड ना, रिपीटिंग, यानी कि हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने लगता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं VALU, वैल्यू विल रिपीटिंग थिंग आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन ना, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे थोड़ा सा बात करते हैं इसी वीडियो पे, इसी फोटो पे, और थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस जल्दी। हाँ तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि साइन एक्स यानी कि साइन थीटा 0 कब होता है। अच्छा यहाँ पे एक्स हम लोग ले चुके हैं ना, तो एक्स ले या थीटा ले, ठीक है, थीटा ले रख लेते हैं हम लोग एक्स की जगह पे थीटा ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक बार ले चुके हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले थीटा ले, वहाँ चूंकि एक्स ले चुके ले थीटा ले रहे हैं। यानी कि साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर हम थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तो मेरा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0। और साइन 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट 0, साइन पाई, यानी कि पाई पे अगर हम थीटा का वैल्यू पाई भी रखते हैं तो साइन जो होगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक। और कहीं होता है क्या, देखिए तो यहाँ पे तो नहीं, वापस से 2 पाई पे, ठीक है। एंगल रिपीट भी तो होता है, खत्म नहीं होता है ना, रिपीट अगर होगा, यहाँ पे 2 पाई आया, 2 पाई आया, फिर से यहाँ पे आएगा तब 0 होगा ना, यानी कि 2 पाई और इधर पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, यानी कि 3 पाई पे भी ये क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से 3 पाई और प्लस ये पाई, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, यानी कि 4 पाई पे भी ना, इसी तरह से ये चलता रहेगा ना, इसी तरह से ये फर्दर आगे चलता रहेगा। अब देखिए क्या है कि ये तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कर रहे थे तब, अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करने लगते हैं तब साइन थीटा 0 कहाँ होता है, ये देखिए 0 डिग्री पे तो 0 होगा ही, ठीक है। एक यहाँ 0, यानी कि यहाँ से अगर लेंगे तो माइनस पाई ना, इसको कहेंगे हम लोग। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो क्या माइनस में ना थीटा लेते हैं हम लोग, तो प्लस पाई तो होगा ही, साथ में माइनस पाई भी, माइनस पाई के साथ 2 पाई, यानी यहाँ पीछे से घूमना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 2 पाई, लेकिन क्या माइनस में 2 पाई, प्लस में भी माइनस में भी, उसी तरह से प्लस में भी और माइनस में भी 3 पाई, उसी तरह प्लस में भी माइनस में भी 4 पाई होगा। एक मिनट, हाँ तो 4 पाई, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। आगे ये n पाई तक जाएगा, n पाई, ठीक है, n पाई प्लस माइनस n पाई तक जाएगा ये। अब ये कैसे, यानी कि जहाँ पे n पाई तक जाएगा, जहाँ पे n क्या है ना, मेरा इंटीजर है, वेयर, पीछे भी लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे वेयर
n बिलोंग्स टू मेरा इंटीजर, देखिए ना n की जगह पे कुछ भी वैल्यू आप पुट करके रख लीजिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 1 तो पाई हो जाएगा, पाई पर भी होता है, -1 पुट कीजिएगा तो साइन माइनस पाई हो जाएगा, -2 पुट कीजिएगा तो साइन -2 पाई हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं इसको नोट कर लीजिए, मेन जो होगा इससे हमको ये पता चला कि साइन जो होता है साइन n पाई जो होता है ना, साइन n पाई हमेशा 0 होता है, जहां पे कि वेयर n इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा मेरा, यानी कि n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, जहां पे n बिलोंग्स टू 0, यानी कि इससे ये समझ में, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। अगर आपसे पूछ देता है कि साइन 100 पाई क्या होता है, डायरेक्ट 0 ना, साइन 2000 पाई क्या होता है, डायरेक्ट 0, क्योंकि n पाई के रूप में ये इंटीजर है कि नहीं, n पाई के रूप में है तो इंटीजर है ना ये, इस वजह से हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन n पाई इज इक्वल टू 0, इसको मिटा रहे हैं, अब हम लिखते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब आगे लिखते हैं हो अगर cos थीटा 0, अब देखते हैं cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे तो cos थीटा 0 नहीं होता है भाई, यहाँ पे होता है, यानी कि π/2। एक मिनट हाँ, तो बात करते हैं कि cos थीटा 0, यानी कि cos थीटा के कौन कौन से वैल्यू पे 0 होता है, यहाँ पे तो 0 नहीं होगा ना, cos 0 डिग्री तो 1 हो जाता है, cos π/2 मेरा 0 होता है कि नहीं, cos π/2 मेरा 0 होता है, यानी कि अगर π/2 रखते हैं यहाँ पे तो 0 होगा, ठीक है। और कहाँ भाई, और कहाँ π/2 यहाँ पर भी 3π/2 में ना, यहाँ पर भी cos थीटा मेरा 0 होता है, यानी कि 3π/2 भी अगर रखेंगे एंगल की जगह पे तो मेरा cos थीटा 0 होगा। और 3π/2 प्लस घूम करके वापस से यहाँ पे आएंगे तो ना, यानी कि cos 3π/2 प्लस π/2, 3π/2 प्लस π/2 क्या होता है, 3π/2 प्लस π/2 मेरा हो जाता है 3π/2, यहाँ तक 3π/2 हुआ ना, 3π/2 cos थीटा मेरा 0 होना चाहिए यहाँ पे। अरे 3π/2, एक मिनट गाइस, 3π/2 पे 0 हुआ, ठीक है, 3π/2 पे एक 0 हुआ, 3π/2 अच्छा 3π/2 में पाई प्लस करेंगे ना हम लोग, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पाई प्लस करेंगे ना हम लोग, 3π/2 प्लस पाई तो मेरा 5π/2 देगा, यानी कि 5π/2 पे ये मेरा फिर से 0, 5π/2 से फिर से अगर यहाँ पे आएंगे, यानी कि 5π/2 में पाई प्लस करेंगे तो 7π/2 पे फिर से 0। ठीक उसी प्रकार ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे ना, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये यहाँ पे मेरा π/2 पे 0, -π/2 पे भी 0 हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जाएंगे तो -3π/2 पे भी 0, प्लस और माइनस दोनों, और पाई प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस, यहाँ पर भी प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा कहाँ तक, n यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड 3π/2, 5π/2, 7π/2, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, 2n + 1 π/2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 2n + 1 π/2 के फॉर्म में होगा, cos थीटा का वैल्यू अगर cos के साथ अगर थीटा का वैल्यू इस फॉर्म में होता है तो वो cos थीटा क्या देता है, 0 देता है। देखिए ना, यानी कि ध्यान से देखिए, यानी कि cos 2n + 1 π/2 लिखते हैं तो ये हमको 0 देगा कि नहीं। देखिए जहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर को बिलोंग्स करता है, देखिए n के जगह पे अगर 0 पहले पुट करते हैं, 0 भी मेरा इंटीजर है, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/2 0 सही है, n के जगह पे 1 पुट कीजिए तो 2n, यानी कि 2 × 1 + 1 3π/2 पे भी 0, 4 पुट कीजिए तो 4 2 8, अच्छा उतना दूर तक नहीं गए ना, 3 पुट करिए तो 3 2 6 + 1 7π/2 पे भी 0। उसी तरह आगे जाएंगे तो वही, और अगर नेगेटिव में लेंगे, इंटीजर नेगेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी लेंगे तो नेगेटिव में मेरा वैल्यू जब आएगा और वो भी मेरा क्या होगा, 0 देगा। यानी कि जो हम लोग इंपॉर्टेंट जो है बस ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0 और cos 2n + 1 π/2 पे 0 होता है, यानी कि
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस मेरा 0 होता है। ठीक है, अब इसको मिटा रहे, जरा से इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके फटाक से। अब आगे बात करते थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, हो तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि जो साइन थीटा होता है ना, एक्स एक्सिस पे 0 होता है। देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा 0, साइन 0 डिग्री 0 एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पर भी ये देखिए एक्स ही एक्सिस है ना, यहाँ से ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे ना गिर रहा है ये एंगल, तो यहाँ पर भी 0, वापस से 2 पाई पे भी 0, यानी कि देख रहे हैं क्या, जो साइन थीटा होता है एक्स एक्सिस पे मेरा 0 होता है, 0 यहाँ पे 0, और जो कॉस थीटा होता है ना वो मेरा वाई एक्सिस पे 0 होता है। नहीं, ये वाई एक्सिस है कि नहीं, वाई एक्सिस, यहाँ से ये एंगल मेजर किया पाई बाई 2, यहाँ पर भी 0, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर भी 0, यानी कि वाई एक्सिस पे मेरा कॉस थीटा 0 हो रहा है और एक्स एक्सिस पे क्या देख रहे हैं, मेरा साइन थीटा 0 हो रहा है। इट मीन हम कह सकते हैं, रिमार्क करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि साइन थीटा इज 0 ऑन एक्स एक्सिस और कॉस थीटा इज 0 ऑन, साइन थीटा इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, कॉस थीटा इज 0 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्स 2n+1 पाई बाई 2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे ये रख देते हैं तो ये 0 नहीं हो जाएगा। देखिए cos 2n+1 पाई बाई 2 0 होता है, cos 2n+1 पाई बाई 2 0 होता है। अगर sin थीटा बाई 0 कर देंगे तो ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा कि नहीं। एनी नंबर या फिर एनी क्वांटिटी बाई 0 क्या होता है, एनी क्वांटिटी बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड टर्म होता है ना जी। एनी नंबर यानी कि एनी क्वांटिटी बोले या फिर एनी नंबर बाय 0 मेरा क्या होता है, अनडिफाइंड टर्म देता है कि नहीं, वो अनडिफाइंड हो जाता है ना वो, एनी नंबर बाय 0 या फिर एनी क्वांटिटी बाय 0, ये सब तो पता है हम लोग को। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो यानी कि x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मेरा n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। उसी तरह कॉट थीटा मेरा कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो होता है, जहाँ पे x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन अगर n पाई हुआ तो वो 0 हो जाएगा। एनी क्वांटिटी या फिर एनी फंक्शन बाय 0 क्या हो जाएगा, मेरा अनडिफाइंड टर्म। तो ये मेरा कॉट थीटा ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग n पाई नहीं रख सकते। उसी तरह से यहाँ पर भी x का वैल्यू हम लोग 2n+ पाई बाई 2 नहीं रख सकते, नहीं तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। यहाँ पर भी x का वैल्यू हम लोग n पाई नहीं रख सकते, अगर रख दिए तो 1/0 जहाँ पे, तो ये मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बस इतना सही है। और अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, यहाँ तक इतना ही रहने देते हैं। उसमें हम लोग रेंज देखेंगे क्वाड्रेंट का, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उससे पे बात करेंगे। फिर एक चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, उस चार्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस पाई क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, उसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये सब अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। वेरी गुड, चलिए, थैंक यू।